नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कितने प्रकार की कमिटीज होती हैं, ये कमिटीज क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि ये कमिटीज आखिर होती क्या है, पार्लियामेंट में कमिटीज का क्या पर्पस होता है और उन कमिटीज के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन किया उसमें ये निकल कर आया है कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 एमपीज होते हैं। 543 एमपीज जो हैं वो लोकसभा में होते हैं और लगभग 250 245 के अराउंड जो एमपीज हैं वो राज्यसभा में होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 750 800 लोग हैं ये पूरे के पूरे पार्लियामेंट को मैनेज करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की जो जिम्मेदारी है उसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं और ये बहुत सारे काम जो है इनके ऊपर डेलिब्रेशन, थॉट प्रोसेस, सोचने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग कमिटीज बनाते हैं। पार्लियामेंट के इन 800 लोगों की अलग अलग 50 कमिटीज बनी हुई है। ये हर कमिटी के अंदर सारी पार्टियों के, मतलब कुछ एक पार्टियों के, या हम लोग ये मान सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मेजर पार्टीज का कमिटीज के अंदर रहता है। और ये कमिटीज जो है, जो पार्लियामेंट के काम है उनको और ज्यादा बढ़िया तरीके से, उनके बारे में और ज्यादा डेलिब्रेटिव तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक भारत सरकार की एक कंपनी है। अब वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, अगर इसके ऊपर केवल पार्लियामेंट में डिस्कशन करवाई जाए तो डिस्कशन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे और बहुत लंबा खिंच जाएगा डिस्कशन। और केवल भारत सरकार की ये एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ऐसे के अंदर क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर पार्टी का एक एक सदस्य लेकर एक कमेटी बना दी जाए और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है और जो उसके काम करने का तरीका है वो सारा का सारा, वो जो कमेटी है वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर आराम से डिस्कस कर ले और जो मेजर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन है या जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको केवल पार्लियामेंट में रखा जाए। तो इससे पार्लियामेंट जो है उसमें जो डेलिब्रेशन होएगा, उसमें जो थॉट प्रोसेस लगेगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसीलिए इसी चीज के लिए क्या किया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो 800 लोग हैं उनकी बहुत सारी कमिटीज बना दी गई हैं और वो कमिटीज अलग अलग पार्लियामेंट की सारी जिम्मेदारियों के अलग अलग काम को और ज्यादा गहराई से करती हैं, जिससे पार्लियामेंट जो है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से फंक्शन कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का जो है कमिटीज का होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटीज। तो ये क्या करती हैं, ये असिस्ट करती हैं पार्लियामेंट को, टेक्निकल और डेलिब्रेटिव एरिया के अंदर हेल्प करती हैं, यानी सोचने के अंदर, थॉट प्रोसेस के अंदर ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट के काम को और ज्यादा सुचारू तरीके से किया जा सके। इससे पार्लियामेंट को ये मदद मिलती है कि वो इन्फॉर्म्ड और डेमोक्रेटिक डिसीजंस को ले सकता है, मतलब कि सोच समझकर वो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है किसी भी मैटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि कमिटीज ऑलरेडी बहुत गहराई में उस मैटर के ऊपर चर्चा कर चुकी है। अगर देखा जाए तो हमारे पार्लियामेंट में दो तरह की कमिटीज होती है, एक स्टैंडिंग कमिटीज और एक एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज वो कमिटीज होती हैं जो परमानेंट होती हैं और जो हर साल बनाई जाती हैं और इन्हें फर्दर 6 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। स्टैंडिंग कमिटीज यानी एक तरह से परमानेंट कमिटीज है, यानी कि पार्लियामेंट में ये कमिटीज पूरा साल रहती हैं और हर साल इनके लिए अलग तरीके से चुनाव करवाकर इन कमिटीज को जो है रिफॉर्म किया जाता है। नॉर्मली ये जो कमिटीज है इनका जब चुनाव होता है तो उसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूला को यूज किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूला को जब यूज करके इन कमिटीज को बनाया जाता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जिस पार्टी का जितना पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना उसका योगदान है, उतने ही लोग, लगभग उतने ही लोग उसे कमेटी की मेंबरशिप में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 लोग हैं हमारे लोकसभा के अंदर, उसमें से 300 लोग अगर बीजेपी के हैं और अगर 200 लोग जो हैं वो कांग्रेस के हैं, तो अगर एक कमेटी बनाई जाए
अगर एक कमिटी बनाई जाए जिसमें 5 सदस्य होंगे, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि उस 5 सदस्य में से 3 सदस्य बीजेपी के होंगे और 2 सदस्य जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के होंगे। यानी कि मेजोरिटेरियन नहीं चलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की मेजोरिटी है तो सारे 5 के 5 जो लोग हैं, जो 5 के 5 जो मेंबर्स हैं कमिटी के, वो सारे बीजेपी के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम इन कमिटीज को चूज करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टैंडिंग कमिटीज की। स्टैंडिंग कमिटीज मतलब जो परमानेंट कमिटीज है हमारे पार्लियामेंट में। सबसे पहले अगर हम उनकी डिस्कशन करें, उनके बारे में डिस्कस करें, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली और सबसे बड़ी तरह की जो कमिटीज है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज जो है, यानी फाइनेंस के ऊपर जो परमानेंट कमिटीज बनी हुई है, उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो भारत सरकार के खर्चों के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट बनाता है, उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करता है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सीएजी की रिपोर्ट का विश्लेषण गहराई में करने के बाद जो रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट के पटल पर रखता है और पार्लियामेंट के अंदर उसके बेसिस पर फिर चर्चा की जा सकती है। यानी हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो सीएजी की रिपोर्ट पे डायरेक्टली एक्ट करने के बजाय सीएजी की जो रिपोर्ट है उस पे पार्लियामेंट कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी जो कमेंट्स है उसके ऊपर वो डिस्कशन करती है। और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सीएजी की रिपोर्ट को बहुत ध्यान से एनालाइज करके उसकी समीक्षा करके उसको पार्लियामेंट के पटल पर रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो करती है। उसके बाद दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आती है एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट कमेटी जो है उसका काम, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है बजट पास होने के बाद, खर्चा होने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम आता है, तो एस्टीमेट कमेटी का काम बजट को बनाने से पहले आता है। एस्टीमेट कमेटी के अंदर 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 के 30 सदस्य लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लोकसभा जो है केवल और केवल उसी का कंट्रोल है मनी बिल्स के रिगार्डिंग, और एस्टिमेट्स कमेटी जो है जो काम करती है वो फाइनेंस और बजट के रिगार्डिंग काम करती है। बजट को पास करने की जिम्मेदारी केवल और केवल लोकसभा की होती है। तो उस तरीके से बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल जायज है कि एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर केवल और केवल लोकसभा के ही मेंबर्स होने चाहिए। और एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर 30 मेंबर्स होते हैं और वो सबके सब लोकसभा के होते हैं। और ये सजेस्ट करता है वेज टू इंप्रूव एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि किस तरीके से हमारे देश का जो खर्चा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकलना है, किस तरीके से वो पैसा केवल सही जगह पर लगना चाहिए, इसके बारे में फैसला जो है एस्टिमेट्स कमेटी करती है। वो जज करती है, वो एनालाइज करती है कि जो आने वाला बजट है उसको हम लोग किस तरीके से ऐसे रखें कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जा सके। इसके अलावा जो तीसरी कमेटी आती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में, वो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, आईओसीएल, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरह की बहुत सारी सरकारी कंपनियां जो है वो ऑपरेट करती हैं। उनके फाइनेंशियल्स बनते हैं, उनमें करोड़ों के खर्चे होते हैं, उनकी करोड़ों की कमाइयां होती है, उनके प्रॉफिट्स होते हैं, उनके लॉसेस होते हैं, उनकी एफिशिएंसी होती है, उनकी वर्किंग होती है, उसका कंपैरिजन होता है प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ। ये सारा काम जो है, ये सारा डेलिब्रेटिव और एनालिटिकल काम जो है हमारे देश की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर जो कमिटीज बनी हुई है पार्लियामेंट की, वो हैंडल करती है। तो ये रिव्यू करती है, रिव्यूज परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया। भारत सरकार की जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उन सबके एनालिसिस जो है वो हमारी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स करती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में था 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज में आती हैं।
दूसरे तरह की स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, जो जिनका नंबर है 24। ये 24 फिक्स्ड हैं, इनके मेंबर्स समय समय पर चेंज होते रहते हैं। ये कमिटीज क्या करती हैं? पार्लियामेंट के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि पार्लियामेंट होम अफेयर्स के बारे में भी फैसला लेता है, फूड सप्लाईज के बारे में भी फैसला लेता है। तो इन सब मैटर्स के ऊपर, इन सब मैटर्स के अंदर, इन सब मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग 24 कमिटीज बनी हुई हैं, जो एक एक मैटर को, भारत सरकार के अंदर आने वाले काम को जो हमने डिवीजन कर रखा है, जैसे हाउसिंग है तो हाउसिंग की एक कमेटी हमने अलग से बना रखी है, पब्लिक वेलफेयर है। तो इस तरह की बहुत सारी कमिटीज जो है जो बनी हुई है, जिनके काम बड़े फिक्स है, वो 24 कमिटीज को हम लोगों ने बना रखा है, और ये अपनी रिपोर्ट लगातार बनाते रहते हैं और पार्लियामेंट के पटल के ऊपर इनको रखते रहते हैं। तीसरा आता है कमिटीज टू इंक्वायर। कुछ कमिटीज ऐसी हैं जो किसी मैटर्स के ऊपर, जब पार्लियामेंट के पास वो मैटर आता है तो उनके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए भी ये कमिटीज होती हैं। जैसे कि कोई पिटीशन अगर पार्लियामेंट के सामने रखी गई, किसी एमपी ने कोई पिटीशन रखी कि जी आप इसके बारे में डेलिब्रेट कीजिए, तो एक कमिटी जो है वो एनालाइज करेगी कि ये पिटीशन सही है, क्या इसको हमें इसके बारे में कोई फैसला लेना है, फैसला लेना है तो क्या फैसला लेना है। तो पिटीशंस के ऊपर एक अलग कमेटी बनी हुई है, प्रिविलेजेस के ऊपर एक अलग कमेटी बनी हुई है। यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिले होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो अगर उन प्रिविलेजेस का कोई ब्रीच होता है तो उस ब्रीच के ऊपर एक कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। तीसरा है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी में क्या होता है कि कोई एक मिनिस्टर है, कोई एक एमपी है, कोई एक सांसद है, अगर वो कोई गलत काम करता है, कोई करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है या कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, तो ऐसे में एथिक्स कमेटी जो है उसकी सदस्यता के बारे में फैसला ले सकती है। तो इसको कहते हैं कि एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स के बारे में जो कमेटी बनी हुई है उसको एथिक्स कमेटी कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारी, ये जो तीनों कमिटीज है, एक इंक्वायरी की कमिटीज और स्टैंडिंग कमिटीज है, यानी परमानेंट कमिटीज है। चौथे तरह की जो कमिटीज होती हैं वो होती है स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट के ऊपर अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने के लिए। जैसे एससी एसटी के वेलफेयर के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए, कोई पेपर अगर पार्लियामेंट के पटल पर रखा हुआ पेपर्स लेड ऑन द टेबल उसके बारे में, या कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी कि पार्लियामेंट मेन कानून बनाएगा तो उसके बाद जो एडिशनल कानून बनाने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की होगी, किस सेक्रेटरी की होगी, यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर कौन कौन जो है अपना काम कर सकता है, ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर किस किस को पावर्स दी जाएगी, ये सारा काम सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन के अंदर जो है एनालिसिस जो है वो कमिटीज कर सकती हैं। और है गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। मान लीजिए पार्लियामेंट के पटल पर किसी मिनिस्टर ने किसी रिपोर्ट को रखने की बात की है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं रखी गई है, तो उसके बारे में जो है एक कमेटी बनी हुई है जो उसको इंश्योर करेगी कि वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के कहने पर वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जा सके। यानी कि ओवरऑल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर, कि गवर्नमेंट कितने सुचारू तरीके से काम कर रही है, ये कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल जो है ये फॉर्म की जाती है। इसके अलावा पांचवें और छठे नंबर की जो कमिटीज होती हैं, ये बेसिकली ये इंश्योर करती हैं, जैसे पांचवें नंबर की जो कमिटीज है, कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, क्या सुचारू तरीके से चल रहा है, क्या 11 बजे हाउस लगना है, क्या वो लग रहा है, क्या सही समय पर लंच के हो रहा है, क्या सही समय पर एडजर्नमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें अलग अलग कमिटीज के द्वारा इंश्योर की जाती है। सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है, कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग जो कमिटीज बनी हुई है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है, और ये स्टैंडिंग कमिटीज होती है, और ये इंश्योर करती हैं कि पार्लियामेंट का जो काम है वो सुचारू तरीके से चलता रहे। और लास्ट कमिटी जो स्टैंडिंग कमिटीज आती हैं वो होती है हाउस कीपिंग कमिटीज और सर्विस कमिटीज। ये इंश्योर करती हैं कि जो पार्लियामेंट है उसमें जो अलग अलग चीजें बनी हुई, जैसे लाइब्रेरी बनी हुई है या कैंटीन बनी हुई है, ये उन चीजों की मेंटेनेंस के लिए कमिटीज बनी है जिसमें एक एक दो दो सदस्य होते हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि हाँ, जो पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं क्या वो सुचारू तरीके से काम कर रहे हैं। जब ये चीज इंश्योर की जाती है तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग और बेटर हो जाती है। तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि लगभग 6 तरीके की स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं जिनको हम सीग्रीगेट कर सकते हैं,
वो हमारे पार्लियामेंट में बनी हुई है। इन 6 कमिटीज, 6 तरह की कमिटीज फर्दर कमिटीज में डिवाइड होती हैं। इनके मेंबर्स जो है हर साल सिलेक्ट किए जाते हैं और मेंबर्स ज्यादातर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिलेक्ट किए जाते हैं, ताकि हर पार्टी को उनकी नंबर्स के हिसाब से उसमें योगदान करने का मौका मिले। तो ये सारी कमिटीज हमारी स्टैंडिंग कमिटीज थी। इसके अलावा एड हॉक कमिटीज वो कमिटीज होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं और किसी स्पेशल पर्पस के लिए उनका फॉर्मेशन किया जाता है। उनको इसलिए फॉर्म किया जाता है ताकि कोई एक मैटर जो है वो पार्लियामेंट के सामने डेलिब्रेशन के लिए आए, तो पार्लियामेंट उस मैटर के ऊपर डिस्कशन करके, चर्चा करके एक सही फैसला ले सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंक्वायरी कमेटी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब फॉर्म की जाती है जब देश में कोई बड़ा कोई इशू पैदा हो जाता है, कोई स्कैम हो जाता है, किसी एक बड़े स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत आन पड़ती है। ऐसे समय में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बनाई जाती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। हमारे देश में सबसे पहली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी बोफोर्स स्कैम के अंदर। दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटी हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, ऐसे बहुत सारी जगहों पर पार्लियामेंट्री कमेटीज को बनाया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज को बनाया गया है। 2024 में इस टाइम पर लेटेस्ट 2024-25 2024 में जो अभी एक कमेटी चल रही है 2024 में फॉर्म किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है वक्फ बोर्ड पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर काफी ज्यादा इशू चल रहा है। तो विपक्ष और पक्ष के लोगों ने मिलकर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर है, उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एक तरह की इंक्वायरी कमेटी होती है जो बहुत गहराई से किसी बिल के बारे में या फिर किसी नए उभरते हुए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करती है। और लास्ट में जो कमेटी आती है एड हॉक कमिटीज के अंदर वो होती है एडवाइजरी कमेटी ऑन बिल्स। कोई नया बिल जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल अगर संसद में रखा जा रहा है और उसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत है, उसके ऊपर कुछ डिबेट बनता है, तो ऐसे में एक एडवाइजरी कमेटी उस बिल के ऊपर बनाई जा सकती है जिसमें दोनों पार्टीज जो इंपॉर्टेंट पार्टीज है उनके मेंबर्स उसमें शामिल होंगे और वो डिटेल्ड में चर्चा करेंगे उस बिल के बारे में, स्क्रूटिनी करेंगे उस बिल की और अमेंडमेंट्स को प्रपोज करेंगे, समीक्षा करेंगे उस बिल की और ये फैसला देंगे और बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन है, ताकि पार्लियामेंट जो है केवल उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन कर सके। तो इस तरीके से एडवाइजरी कमिटी ऑन बिल्स जो है अपना काम करती है। तो हमें समझ में आया कि पार्लियामेंट में जो कमिटीज हैं उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 तरह की कमिटीज होती है, एक स्टैंडिंग और एक एड हॉक। स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट होती हैं और एड हॉक कमिटीज समय समय पर जरूरी काम के लिए बनाई जा सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। हम अगले वीडियो के अंदर किसी और नए टॉपिक के साथ इसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।